बेसिकली हम लोग ये स्नोरिंग और स्लीप एपनिया डिस्कस करने वाले हैं आज। आप लोग ने बहुत सुना होगा स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया, ये टर्म्स इनके बारे में। ठीक है, सो आई वॉज वॉन्ट टू मेक इट बेसिकली वेरी क्लियर कि एक स्नोरिंग एक अलग चीज़ है और एक स्लीप एपनिया एक अलग चीज़ है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह एज पेशेंट्स और एज डॉक्टर्स आपको कैसे डायग्नोस करना है इसको, या कैसे आप पता लगा सकते हैं कि ये कितना पेशेंट में है या नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग, द स्नोरिंग। स्नोरिंग मतलब सिंपल खराटे लेना। जब आप सोते हैं, आप एक लेटने की पोजीशन में जब आते हैं तो आपका जो पूरा एयरवे पैसेज है इसमें एक नैरोइंग होने का चांस होता है। ठीक है, सो जब नैरोइंग होता है और हवा उसमें से पास होती है तो एक साउंड निकलता है जिसको हम सिंपल स्नोरिंग बोलते हैं। तो सिंपल स्नोरिंग इज़ बेसिकली इट्स अ हार्मलेस प्रॉब्लम, इट्स मोर ऑफ अनॉयंस फॉर द पार्टनर। जो आपके साथ सो रहा है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज सिंपल स्नोरिंग इज़ नॉट दैट हार्मफुल। अब यही डिफरेंस हमें बताना है कि स्लीप एपनिया क्या होता है। स्लीप एपनिया में यही चीज़ बढ़ के जब ये एयरवे का नैरोइंग होता है, ये बिल्कुल बीच में बंद हो जाता है। जो भी रीज़न से आपका अंदर के स्ट्रक्चर्स बड़े हैं या आप लेटे हैं या आपके वो बाकी रीज़न्स डिस्कस करूँगी, तो आपको क्या होता है 10 सेकंड तक बिल्कुल सांस नहीं आती, न ही सांस अंदर जाती है न बाहर आती है। मिनिमम 10 सेकंड्स, वो 12 सेकंड 15 सेकंड्स, इट कैन बी मच मोर। सो व्हेन दिस हैपेंस इट इज़ नोन एज स्लीप एपनिया। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक हाई रिस्क डेंजरस प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इफ़ आपकी स्नोरिंग से स्लीप एपनिया से पूरी सांस रुक गई है और वो वापस नहीं ठीक हुई तो आपको भी पता है क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। जब ये सांस रुकती है तो नाउ ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि बॉडी सांस नहीं ले रही है। सो वो उसको ओपन करने के लिए वेरियस मैकेनिज्म्स आर डन। उसके कारण आपको एक अराउजल होता है, आप नींद में ही जगते हैं और आपकी सांस वापस आ जाती है। तो इसको एक एपिसोड ऑफ स्लीप एपनिया बोलते हैं। अब स्लीप एपनिया पॉजिटिव हैं आपको है कि नहीं, अगर इस तरह के 30 एपिसोड से ज़्यादा आपकी 8 घंटे की स्लीप में डिटेक्ट होते हैं तो आपको हम स्लीप एपनिया पॉजिटिव मानते हैं। अंडर 30 कैन बी नॉर्मल, 1 घंटे में इस तरह के 5 एपिसोड्स नॉर्मल जनों को हो सकते हैं। बट अगर 30 एपिसोड से ज़्यादा इस तरह से सांस बंद होना फिर वापस आना हो रहा है तो वो आपका स्लीप एपनिया पॉजिटिव होता है। सो ये बेसिक डेफिनेशन आप ध्यान रखिए। अब ये स्लीप एपनिया के सिम्टम्स क्या हैं, व्हेन डू यू थिंक आपको है, आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। इसमें सबसे पहले सबसे कॉमन सिम्टम है खराटे लेना, स्नोरिंग। 80% स्लीप एपनिया वालों को स्नोरिंग होती है। तो स्नोरिंग जब आप सुनते हैं किसी की बहुत लाउड स्नोरिंग, रात भर स्नोरिंग चल रही है, तो देयर इज़ अ चांस कि इनको स्लीप एपनिया है। और स्नोरिंग के बीच साइलेंट इंटरवल्स आते हैं जब वो पेशेंट एपनिया में जाता है, जब उसकी सांस बिल्कुल रुक जाती है। तो एक ये आपको कभी आपने अपने पार्टनर में विटनेस कर लिया कि वो तेज़ तेज़ खराटे लेके देयर वाज अ गैप, तो आपको एक माइंड में आना चाहिए कि हो सकता है इनको स्लीप एपनिया हो। तो ये सबसे कॉमन सिम्टम है। सेकेंड सिम्टम इज़ डे टाइम टायर्डनेस। दिन में जब आप 8-9 घंटे सोने के बाद भी आपको थकान होती है और शाम तक आपको नींद आने लगती है, आप इनवॉलेंट्री झपकी आ जाती है व्हेन यू आर ड्राइविंग, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी। तो ये पॉइंटर्स हैं स्लीप एपनिया की तरफ। एक तो आपको उसमें ये भी देखना है कि आप प्रॉपर सो रहे हैं कि नहीं। अगर आपकी नींद की कमी है उसके कारण भी ये सब हो सकता है, थायराइड से हो सकता है, तो वो आपको अलग से रूल आउट करना है। तो डे टाइम टायर्डनेस जो है वो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। उसके बाद आता है आपका दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपका काम में मन नहीं लग रहा, रिड्यूस एफिशिएंसी, कई लोग को डिप्रेशन से प्रेजेंट करता है, थकान सी रहती है पूरे टाइम, कुछ लोग को बहुत ज़्यादा वेट गेन होने लगता है। तो इसके ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। कई लोग का इसके एसिडिटी से इससे कनेक्शन होता है। एसिड का गले में आना रात में सोने के बाद, या आपने हेवी डिनर किया है आप उसके बाद एकदम सो गए, वो स्लीप एपनिया को ट्रिगर कर सकता है। वो एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा इसके और सिम्टम्स हैं कि आपको नाइटमेयर्स या नाइट स्वेटिंग वो होता है। एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड ब्रोकन स्लीप होती है, आप सोए, आपने स्नोरिंग स्टार्ट की,
उसके बाद स्लीप एपनिया हो गया, फिर आपको एकदम से अराउजल हो गया, तो आपकी स्लीप कंटिन्यूस नहीं होती है। तो एक आपकी ब्रोकन स्लीप के कारण आप बहुत ही अनवेल से रहते हैं। तो फ्रैगमेंटेड स्लीप भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। तो ये सारे रात के और दिन के सिम्टम्स हैं। नींद में इंक्रीज यूरिनेशन भी हो सकता है, आपका मुंह गला सूख सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बीच में मुंह से सांस ले रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है इसमें। नाउ इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये सांस रुक जाती है, ब्रेन आपको अराउज करता है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ वॉट? जब ब्रेन का अराउजल होता है उस वक्त जो ऑक्सीजनेशन है वो रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज सारा ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड इन डूइंग दिस अराउजल। तो जो आपके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ ऑक्सीजन का डिप्रीवेशन रिडक्शन होता है और वो ऑर्गन डैमेज शुरू होता है। ये ऑर्गन डैमेज हार्ट से लेके लंग्स से लेके बाकी ऑर्गन सिस्टम में सब जगह थोड़ा थोड़ा हर बार आप सोते हैं तो होता है। इस ऑर्गन डैमेज के कारण, इस स्ट्रेस के कारण आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस से डायबिटीज़ हो सकती है, ये हार्ट पे असर होने से आपको इसके कारण स्ट्रोक होने का चांस है, वेरियस कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होने का चांस है, इन्फ्लेमेटरी मटेरियल भी इसमें ये एक्सक्रीट होता है, उससे आपको दूसरे इश्यूज़, इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। कई लोग जो ज़्यादा जिनका वेट होता है उससे वेट रिलेटेड वो वाले सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है आपको इन सब में कोई सिम्टम हो कि स्नोरिंग है, डे टाइम टायर्डनेस है। आपका डायरेक्टली यही सिम्टम हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर है जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, या आपका बीपी का बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, या आपको सडनली एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ गई या कार्डियक प्रॉब्लम हुआ है। ऐसे टाइम पे यू हैव टू थिंक कि आपका स्लीप एपनिया का चांस हो सकता है। तो इस वक्त अगर स्लीप एपनिया का आपका चांस है ऐसे में, तो आपको स्लीप स्टडी नेक्स्ट स्टेप करना पड़ता है। ये सारे सिम्टम्स देखने के बाद आप स्लीप एपनिया स्पेशलिस्ट हैं, उन डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं जो आपको स्लीप स्टडी दे विल सजेस्ट। नाउ स्लीप स्टडी बहुत डिफरेंट टाइप से हो सकती है। एक हॉस्पिटल में एडमिट होके होती है, एक घर में रह के हो सकती है, और दे आर डिफरेंट चैनल्स, ऐसे इलेक्ट्रोड जैसे ईसीजी लीड्स हैं, ऐसे आपके बॉडी में चिपकाए जाते हैं। उनसे आपका नाक का फ्लो, आपका सांस लेने का सिस्टम, आपके कितने सारे स्लीप एपनिया एपिसोड्स हैं, आपने कितनी स्नोरिंग की है, ऑक्सीजन डिसैचुरेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो आपका जो टेक्नीशियन है वो घर आता है, ये सारी आपको वायर्स लगा के जाता है। इस सब लगाने में आपको 40 से 45 मिनट लगते हैं। ओवरनाइट वो ढंग से चिपकाता है, आपके पेट पे एक बेल्ट लगाई जाती है, और ये सारे इलेक्ट्रोड्स एक मॉनिटर में कनेक्ट होते हैं, और वहाँ पे ओवरनाइट 8 आवर्स की ये स्टडी, 6 to 8 आवर्स ये कैलकुलेट की जाती है। सो वंस दिस ओवरनाइट स्टडी इज़ डन, उसके बाद जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि आपको नॉर्मल स्नोरिंग है कि स्लीप एपनिया है, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना कम या ज़्यादा हो रहा है। सो एक बार स्टडी करना, इसको प्रूफ करने के लिए इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो स्लीप स्टडी इज़ अ मस्ट। अगर आपको पता लगाना है आपको स्लीप एपनिया है कि नहीं है, आपको स्लीप स्टडी करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं यहाँ इंसिस्ट कर रही हूँ, क्योंकि स्लीप एपनिया अनडायग्नोज एक हाई रिस्क प्रॉब्लम है, एक डेंजरस प्रॉब्लम है। अगर आपने उसको टाइम पे डायग्नोज नहीं किया तो कई बार ड्यूरिंग स्लीप देयर कुड बी कॉम्प्लिकेशन, हो सकता है आपका अराउजल ना हो और आपको बहुत फेटल प्रॉब्लम नींद में हो सकती है, या इवन आप ड्राइविंग कर रहे हैं या दूसरे सिम्टम्स के कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी ये नहीं सोचे कि मुझे सिम्टम नहीं है, एक आधी सिम्टम है तो मैं स्टडी करूँ कि नहीं, क्योंकि डाउट होगा तो स्लीप स्टडी ही एक चीज़ है विच विल टेल यू कि स्लीप एपनिया है कि नहीं है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू क्लियर द डाउट। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है। एक बार आपने स्लीप स्टडी करा ली, और एक बार नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको उसके पहले ईएनटी डॉक्टर को आपको एग्जामिन करना पड़ता है। नाउ एक रीज़न ही स्लीप एपनिया, ब्रेन क्या करता है जब स्लीप एपनिया होता है वो तो मैंने आपको बताया, बट रीज़न क्यों है, क्यों होता है स्लीप एपनिया। बेसिकली इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका स्ट्रक्चर। ये वन ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, जिसमें कि आपका ये जो नाक से लेके पूरा सांस की नली तक जितने स्ट्रक्चर्स हैं, जितने लेवल पे हैं, नाक, टॉन्सिल, टंग, नीचे लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ये आपका जॉ, यहाँ पे नेक का फैट, ये सारे इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं। सो हम नाक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नाक में कोई इशू है, आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है,
या आपको पॉलिप्स होते हैं नाक में, या नाक की कोई भी एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस प्रॉब्लम है, तो वो इसको कंट्रीब्यूट स्लीप एपनिया स्नोरिंग को बढ़ा सकती है। तो वहाँ से एग्जामिनेशन शुरू होता है। उसके बाद गले में सबसे इम्पॉर्टेंट पैलेट और गला है। गले में टॉन्सिल को देखना पड़ता है, टॉन्सिल का साइज़ कितना है। अगर बहुत बड़े टॉन्सिल होंगे तो स्लीप एपनिया में काफ़ी कंट्रीब्यूट करने का चांस है, क्योंकि वो एयरवे को पूरा कोलैप्स कर देते हैं सोते टाइम। ठीक है, तो टॉन्सिल का साइज़ देखते हैं हम लोग। जो टॉन्सिल के ऊपर स्ट्रक्चर होता है उसको पैलेट बोलते हैं, उसको देखते हैं कि वो भारी है, कितना थिक है कि नहीं है। उसके सेंटर पार्ट यूवुला बोलते हैं, वो कितना बड़ा है। आपका मुंह कितना खुलता है, आपके डेंटिशन दांत कैसे हैं, आपका टंग कितनी बड़ी है, टंग का आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट, क्योंकि जब हम सोते हैं तो टंग पीछे जाके आपका पीछे का स्पेस रिड्यूस करके स्लीप एपनिया कॉज कर सकती है। तो टंग देखनी पड़ती है। ये मुंह के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद हम जॉ, आपका जॉ कैसा है, आपका ये आगे निकला है या छोटा चिन है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपके स्लीप एपनिया होने के चांसेस को बढ़ाता है। उसके अलावा अगर आपका वेट ज़्यादा है और नेक पे बहुत सारा वेट है या पेट पे बहुत ज़्यादा वेट है, ये जो फैट है ये भी आपके इन सब स्ट्रक्चर्स को दबाता है एंड इट कैन इंक्रीज योर स्लीप एपनिया प्रॉब्लम। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक ईएनटी डॉक्टर जो इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है वो आपकी पूरा एग्जामिनेशन करे, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए ये एग्जामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम नोज़ से लेके नीचे तक देख रहे हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इनफैक्ट एक नाक में दूरबीन डाल के, फ्लेक्सिबल डायरेंगोस्कोप डाल के अंदर तक सारे स्ट्रक्चर्स अवेक स्टेट में भी देखे जाते हैं, सो दैट हमें आइडिया लगता है कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है। नाउ स्लीप एपनिया जो है वो एक लेवल पे ज़रूरी नहीं हो कि सिर्फ नाक से प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं है। वो नाक, थ्रोट, टंग, हर लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, वो मल्टी लेवल प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ से एक चीज़ की सर्जरी करके ठीक होने का चांस कम है। ऐसा पॉसिबल है कि कई बार आपको पूरा असेसमेंट करके कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। सो एक बार आपका एग्जामिनेशन हो गया है, स्लीप स्टडी हो गई है जो कि पॉजिटिव आई है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप कम्स इज़ द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें कोई मेडिसिन नहीं है, जहां हम सीपैप थेरेपी देते हैं, मशीन देते हैं। एक वो होता है और एक होता है ऑपरेशन का। सो जो मशीन का है, मशीन में ऐसा है कि एक हवा जो है, एयर प्रेशर दिया जाता है, जिसे पॉजिटिव एयरवे वेंटिलेशन बोलते हैं। उसको एक सर्टेन प्रेशर पे आपको नाक में मास्क के थ्रू दिया जाता है, जिसके कारण जो भी स्ट्रक्चर आपका स्लीप एपनिया कॉज कर रहा है वो उसको हवा के ज़ोर से वो खुला रहेगा। सो इट इज़ लाइक अ स्प्लिंट, एयरवे स्प्लिंट की तरह है। जैसे आपके टॉन्सिल से अगर स्लीप एपनिया हो रहा है तो अगर उस मास्क के प्रेशर से टॉन्सिल दोनों आपस में नहीं मिलेंगे, वो ओपन रहेगा आपका एयरवे। सो ये जो मशीन की थेरेपी है, इसको रोज़ रात को आपको लगा के सोना पड़ता है लाइफ लॉन्ग। तो ये है मेंटेनेंस थेरेपी, जबकि इससे काफ़ी सारा स्लीप एपनिया वगैरह विदिन 5 नॉर्मल आने का चांस है। आपकी स्नोरिंग पूरी चली जाती है, आप सेफ़ हो जाते हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम जो भी स्लीप एपनिया के कारण हो रही है वो प्रिवेंट होती है। बट इस मशीन का प्रॉब्लम है कि इट्स नॉट क्योरेटिव, लाइक आपने जिस दिन ली है उस दिन आप ठीक हैं, नेक्स्ट डे इज़ द सेम। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे तो आपका कुछ क्योर नहीं हो रहा है। तो ये रोज़ लेनी पड़ती है एंड लाइफ लॉन्ग है, कमिटमेंट है एक। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, यू हैव टू बी डेडिकेटेड कि ये मशीन, उसके इश्यूज़ हो सकते हैं, मास्क बड़ा लग रहा है, कभी प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, नोज़ मास्क, वेरियस टाइप ऑफ मास्क आते हैं, उसका ट्रायल भी होता है। तो उसके लिए आपको एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा अपनी तरफ से एफ़र्ट करना पड़ता है कि मशीन आप रोज़ यूज़ कर पाएँ। बहुत सारी टाइम जब बहुत ज़्यादा आपका वेट है तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप मशीन यूज़ करें, या बहुत ज़्यादा आपको मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जहाँ ऑपरेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो तब मशीन का रिकमेंडेशन है। तो पहले तो मशीन रेकमेंड करते हैं, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो मशीन टॉलरेट नहीं कर पाते वन, और कुछ लोगों को लेना नहीं होता है, और कुछ पेशेंट्स का स्लीप एपनिया काफ़ी माइल्ड होता है या थोड़ा बहुत नॉर्मल स्नोरिंग की तरह बस आवाज़ आ रही है, उसमें मशीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए व्हाट हम लोग जो करते हैं, ईएनटी सर्जन्स, हम स्लीप सर्जरी करते हैं।
दिस स्लीप सर्जरी इज़ रिलेटिवली न्यूअर फील्ड, हमारी कंट्री में अभी कुछ सालों से ज़्यादा कॉमन हुई है कि इसमें मोस्टली बहुत सारे क्राइटेरिया इन्वॉल्व हैं, और ये आपके डॉक्टर विनीत जैन हैं जिनके साथ हम मिल के कोटा में कर रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है पेशेंट्स के लिए कि जिनको मशीन नहीं यूज़ करना है। मोस्टली द यंगर पेशेंट्स दे ऑप्ट फॉर सर्जरी बिकॉज मशीन इज़ लाइफ लॉन्ग एंड इट इज़ थोड़ा मुश्किल है इतना बड़ा मास लेके रोज़ सोना उनके लिए। अब सर्जरी के लिए जब आप लोग को हम चूज़ करते हैं या आप ऑप्ट करते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं। सर्जरी, एक सर्जरी ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा स्लीप एपनिया क्योर कर दे। आपको ये बात क्लियर करनी है कि सर्जरी 100% एक सर्जरी से सब कुछ हो जाएगा, ये माइंड से आपको निकालना है। यहाँ पे हमको पूरा आपको असेसमेंट करना पड़ता है कि कौन से लेवल से स्नोरिंग और स्लीप एपनिया हो रहा है, किस पार्ट की हम सर्जरी करेंगे और जगह बनाएंगे तो ये तकलीफ़ दूर होगी। उसके लिए हम लोग एक स्लीप एंडोस्कोपी करते हैं, उसको डाइस बोलते हैं। आपको एनेस्थीसिया देके ऑपरेशन थिएटर में सुलाया जाता है नींद की दवाई से, और एक लैरिंगोस्कोप नाक से डाल के हर लेवल का ऑब्स्ट्रक्शन चेक करते हैं। इसको ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी बोलते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है अगर आपको सर्जरी करानी है। सो इसको सर्जरी के पहले किया जाता है टू असेस। आप जब इसमें हम लोग एंडोस्कोप डालते हैं तो उसमें ये दिख जाता है कि आपका स्नोरिंग आपके पैलेट या यूवुला उसके कोलैप्स होने से हो रहा है, कि आपके टॉन्सिल के पास आने से हो रहा है, कि आपके टंग के पीछे के पोर्शन से उससे हो रहा है, या गले के वोकल कॉर्ड के उस एरिया से हो रहा है। तो उसमें हम लोगों को दिख जाता है, और उसके बहुत सारे हम लोग एस्पेक्ट्स देखते हैं किस तरह से आपका टिश्यू कोलैप्स है। और कभी कभी 2 लेवल पे हो रहा होता है, आपका टॉन्सिल में भी प्रॉब्लम दिखता है, आपके टंग में भी दिख सकता है, कभी आपके नाक में प्रॉब्लम है और टॉन्सिल में। तो ऐसे 2-3 लेवल्स पे प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर से आपका अगर चिन छोटा है, मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया था, तो ये स्लीप एंडोस्कोपी से एटलीस्ट हमें ये आइडिया लग जाता है कि जो सर्जरी हम करने जा रहे हैं वो इफ़ेक्टिव होगी कि नहीं। अब सर्जरीज हम स्टार्ट करते हैं, आपके नोज़ से स्टार्ट होती है। अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है तो स्लीप एपनिया को कंट्रीब्यूट करती है, आपकी स्नोरिंग का साउंड बढ़ाएगी वो। नाक 20 से 30% स्लीप एपनिया को कंट्रीब्यूट करती है, पूरा नहीं। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए नाक की हड्डी स्ट्रेट करना ज़रूरी होता है, या नाक में कोई भी इशू है, नाक का साइड का बोन बढ़ी हुई है, या आपके नाक में मस्से हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा आपको एलर्जी की शिकायत है, तो वो पहले क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है स्लीप एपनिया का। नाक चाहे वो 20% कंट्रीब्यूट करिए, बट इट्स एड्स एंड इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसको क्लियर करना ज़रूरी है। कॉमनली सबसे ज़्यादा सर्जरी हमारी पैलेट एरिया में होती है। पैलेट की बहुत तरह की सर्जरीज आ गई हैं, उसका बेसिकली उसका हम जगह बनाते हैं। आप कोई भी स्लीप एपनिया वाले के मुंह के अंदर अगर देखेंगे तो बहुत कम स्पेस होती है, इवन नॉर्मल टाइम में। सोने के बाद तो और वो कम हो जाती है। उनका पैलेट बड़ा होता है, टॉन्सिल बड़े होते हैं, टंग बड़ी होती है, वैसे ही बहुत छोटी जगह होती है, और वो नींद में पूरी बंद हो जाती है। तो बेसिकली इन सर्जरीज से, लाइक पैलेट सर्जरी से, हम इस जगह को चौड़ा, इसको एक्सपैंड करते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप मोस्टली टॉन्सिल निकालना पड़ता है। उसके बाद पैलेट की मसल्स में कई तरह की सर्जरीज़ हैं कि आप उसको मसल्स को उनके टर्न करके ट्रांसलोकेट या उनको ओपन कर सकते हैं। उनको नई डिवाइसेस लाइक कोबलेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी से उनको स्टिफ कर सकते हैं, उसको चैनलिंग बोलते हैं। या कुछ उनका पार्ट कट करके, ये फंक्शन को प्रिजर्व करके उनका पार्ट कट करके एक्सपैंड करते हैं। तो ये लेटरल एंड स्फिंक्टर पेरिंगोप्लास्टीज होती है। पुराने ज़माने में यूवुलोपैलेटोप्लास्टी, बहुत सारा पार्ट पैलेट का निकालते थे, अभी वो हम लोग कम करते हैं। तो इन सर्जरीज़ में ये लेटेस्ट टेक्निक कोबलेशन इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि उसका टिश्यू डैमेज कम है और उसका इफ़ेक्ट्स और पेनलेस थोड़ा होता है, इफ़ेक्ट्स बेटर आते हैं, विच आई थिंक कोटा में डॉक्टर विनीत यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर दीज पैलेट सर्जरीज़। लेटेस्ट टेक्निक अभी एक हम लोग जो करते हैं मुंबई में, बार्ब्ड फेरिंगोप्लास्टी कहते हैं, एक तरह का सूचर आया, उससे पूरा पैलेट लिफ्ट कर देते हैं, पूरा वो चौड़ा होके ऊपर हो जाता है, तो आपको स्नोरिंग नहीं होती। तो ये सब तरह तरह की पैलेट सर्जरीज़ हैं। उसके बाद हम टंग के पीछे उसकी सर्जरीज कर सकते हैं।
टंग सर्जरीज में टंग का बल्क रिड्यूस करना है, उसको इतनी मोटी टंग को कम करना है, तो उसके लिए भी बहुत तरह के सर्जरीज हैं। कोब्लेशन यूज़ होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसमें रोबोटिक सर्जरीज यूज़ हो सकती हैं। जिन जिन सेंटर पे है स्पेसिफिक पेशेंट में वो हो सकता है, तो उससे वहाँ पे स्पेस क्रिएट होती है। फिर लैरिंग्स की, नीचे वॉइस बॉक्स की सर्जरीज हैं। उसके अलावा आपके ये जो जॉ है, अगर ये पीछे है आपका चिन्ह, उसको सामने लाने की मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स एमएमए वो सर्जरीज हैं, उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, पर वो सेकंड लाइन ऑफ सर्जरी होती हैं। एंड यहाँ की बोन को उठाने की सर्जरी है। अभी लेटेस्ट नर्व इम्प्लांट्स आ गए हैं, जो हमारी टंग की मसल को जो नर्व्स आपको सप्लाई करती है, उसमें छोटे छोटे इम्प्लांट्स लगा के, वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो वर्ल्ड में यूज़ हो रही है, जो यहाँ पे इतनी नहीं हो रही, बट दैट विल रियली हेल्प अ लॉट। तो एक वो है। तो ये तरह तरह की सर्जरीज हैं, नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो बेसिकली मेरा डिस्कशन ये है कि सर्जरी की डिटेल्स आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है एज अ पेशेंट, बट देर आर सर्जरीज विच कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव अगर आपको मशीन नहीं यूज़ करनी है। सर्जरी के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस मैं आपको बताती हूँ। एडवांटेजेस में ये है कि हाँ, आपका स्लीप एपनिया एटलीस्ट 50-60% कंफर्म कम होगा, पूरा ज़ीरो हो वो नहीं कह सकती, पर आपका जो लोड है हार्ट पे स्लीप एपनिया के कारण या वाइटल स्ट्रक्चर्स पे, वो कम हो जाएगा। तो एक उसका ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि अगर आपकी माइल्ड प्रॉब्लम है और सर्जरी से आपको मशीन नहीं यूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, तो वो आपको लाइफ लॉन्ग ये क्योर दे देगा। आपको ये नहीं है कि मशीन यूज़ करे जा रहे हैं। तो ये फ़ायदा है कि आपने सर्जरी करा ली, फिर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है कि मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। बट हाँ, अनदर प्रॉब्लम है कि सर्जरी 100% क्योर एकदम नहीं देगा, सिर्फ स्लीप एपनिया का लोड रिड्यूस करेगा। आप लकी हैं, बोनस है, कई लोग में बहुत मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट भी हुए हैं, बट बहुत ज़्यादा कंफर्म उससे नहीं कह सकते। ये फ़ायदा है। तो ये क्योर कर सकता है टू सम एक्सटेंट, यस, एपनिया का लोड रिड्यूस करता है, इसलिए हम लोग सर्जरी करते हैं। और दूसरा इसका ये है कि ये आपका ये जो स्ट्रक्चर्स को एक बार ये बल्क आपका कम कर देता है, तो आपके दूसरे इश्यूज हैं, नोज़ ब्लॉक, उससे आपको फ़ायदा हो जाता है ना। इसका डिसएडवांटेज ये है कि मैंने यही बोला है, पूरा आपका स्लीप एपनिया एक बार में ज़ीरो नहीं कर देगा। तो वो आपको एक माइंड में रखना है कि अगर ऑपरेशन के बाद आपका टायर्डनेस, दिन की थकान का जो सिम्टम था, या आपके पार्टनर को स्नोरिंग नॉइज़ काफ़ी कम हो गया है टू द एक्सेप्टेबल लेवल, दैट मीन्स आपकी सर्जरी का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा हुआ है। और उसके बाद कंफर्म करने के लिए आप 3 से 6 महीने बाद अपनी स्लीप स्टडी रिपीट करके देख सकते हैं। तो सर्जरी में ये है कि आपकी तरफ से एज अ पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपके जो सिम्टम्स थे जिसके लिए आप डॉक्टर के पास गए थे, वो बेटर हो गए हैं या वो काफ़ी एकदम 90% इम्प्रूव हो गए, दैट मीन्स सर्जरी ने आपको बहुत हेल्प किया है। तो सर्जरी को हम इस तरह से असेस करते हैं कि अच्छी है कि नहीं है। अब दूसरा, इसमें तीसरा ऑप्शन है, एक मशीन है, एक सर्जरी है, डेंटल डिवाइसेस भी आती हैं, जैसे कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डेंटल डिवाइसेस उन पेशेंट्स में काम आएंगी जहाँ पे जॉ थोड़ा पीछे की तरफ है, उसको आगे लिफ्ट करने के लिए। तो ये हम चेक कर लेते हैं जब स्लीप एंडोस्कोपी करते हैं, तो एक जॉ लिफ्ट उसमें करके देख लेते हैं कि डेंटल डिवाइस विल हेल्प और नॉट। बट अगेन, ये डिवाइस जो है ये एक्सटर्नल है, इसको रोज़ रात में लगा के सोना है, तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि एक्सेस सलाइवेशन, थूक आने लगता है कई लोग को, या बाइट चेंजेस हो जाती हैं। प्लस ये माइल्ड स्लीप एपनिया में बेटर इफेक्टिव है। आपको बहुत सिवियर होगा तो सिर्फ डेंटल डिवाइस विल नॉट हेल्प। तो कुछ पेशेंट में डेंटल डिवाइस, स्पेसिफिक पेशेंट में हम लोग दे सकते हैं, बट इट हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स। रोज़ के कंप्लायंस प्रॉब्लम्स हैं, जो मशीन में है वही डेंटल डिवाइस में है, क्योंकि कोई भी आप एक्सटर्नल चीज़ यूज़ करेंगे तो उसको आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है और वो लाइफ लॉन्ग होती है, तो इट्स नॉट ईजी कि आप ज़िंदगी भर उसको यूज़ करते रहें। सो ये इन डिवाइसेस का प्रॉब्लम है। सो एक ये हो गया। सो वंस सर्जरी एंड ये सारे सिम्टम्स आपको समझ में आ रहे हैं और आपने आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन पेशेंट भी ऑप्ट कर सकता है। आपको अगर मशीन नहीं चाहिए तो आप डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप सर्जरी कराना चाह रहे हैं, बट ओनली थिंग इज डॉक्टर विल डिसाइड कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सर्जरी से हेल्प होगी उसकी कि नहीं। कई बार क्या होता है कि स्लीप एपनिया के अदर रीजंस हैं, आपका टॉन्सिल नॉर्मल साइज़ का है, आपकी टंग नॉर्मल साइज़ की है, आपकी एंडोस्कोपी में कुछ भी कोलैप्स होते नहीं दिख रहा, फिर भी सिम्टम्स आ रहे हैं,
देन वी हैव टू थिंक कि देर आर अदर कॉजेज़। ना अभी रिसेंटली जैसे कई लोग पूछ रहे हैं मेडिसिन आई क्या, तो स्लीप एपनिया में कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी आजकल पता लगाए गए हैं। सिर्फ ये स्ट्रक्चर से नहीं, जेनेटिक भी है। उन 30% पेशेंट में हो सकता है जेनेटिक, जिसमें उनका जो सोते टाइम आपका जो ब्रेन फंक्शन है उसके कारण जो स्लीप एपनिया हो रहा है वो टारगेट करते हैं वो। उसके लिए शायद इन फ्यूचर सम मेडिसिन ऑन ऑक्सीजन थेरेपी माइट हेल्प, लेकिन अभी वो यूज़ में नहीं आई है और अभी वो पेशेंट्स हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जैसे कई लोग पूछ रहे हैं इसकी कोई मेडिसिन है, देयर इज़ नो मेडिसिन फॉर स्लीप एपनिया, बिकॉज एज ऑफ नाउ ये स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। तो या तो उस स्ट्रक्चर आप मशीन से खोल के रख सकते हैं या उस स्ट्रक्चर को आप सर्जरी से वाइड कर सकते हैं। तो इसका एक अभी ये इशू आ रहा है। एंड दूसरा है कि अभी स्लीप स्टडी में भी कुछ इश्यूज आते हैं कि स्लीप स्टडी सिर्फ आपका कितना स्लीप एपनिया वो बताती है, कितनी इंटेंसिटी से हो रहा है वो नहीं बताती। तो वहाँ भी हमको बेटर इन्वेस्टिगेशंस चाहिए टू अंडरस्टैंड कि ये स्लीप एपनिया कितना आपका इंटेंस है, क्योंकि ट्रीटमेंट उस पर भी डिपेंड करता है। सो अभी एज ऑफ नाउ दीज आर द थिंग्स विच आर ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल। एंड जो हमारे मशीन के तो पेशेंट्स लाइफ लॉन्ग करते ही हैं, बट सर्जरी के रिजल्ट्स हमने देखे हैं कि बहुत पेशेंट्स में काफ़ी अच्छे आए हैं एंड पेशेंट को बहुत रिलीफ हुआ है एंड उनकी सबसे ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हुई है, क्योंकि इट अफेक्ट्स कम्प्लीटली द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर आप स्लीप एपनिया आपका ट्रीट नहीं करेंगे, दैट मीन्स जब अपनी रात की स्लीप को हेल्दी नहीं करेंगे, वो ब्रोकन स्लीप रहेगी, तो आपकी सब चीज़ों में, आपकी जॉब परफॉर्मेंस, आपकी ड्राइविंग, आपके रिलेशनशिप्स, सब चीज़ों में अफेक्ट आएगा। एंड इट्स ऑल्सो हाई रिस्क। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्लीप एपनिया, द ग्रेविटी ऑफ इट, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, कब डॉक्टर के पास जाना है, और अगर पॉजिटिव आता है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट लेना है। और उसमें मेनली लाइफस्टाइल चेंजेस जो इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपने ये सब चीज़ें रूल आउट नहीं की हैं, या थायराइड है आपको, वो सब आपको ठीक करके उसके बाद भी अगर स्लीप एपनिया बेटर ना हो तो आपको ट्रीटमेंट लेना इज़ कंपलसरी। इसमें वेट लॉस और नहीं ट्रीटमेंट लेना, दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन। स्लीप एपनिया को आप अनट्रीटेड नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम में डालेगा। सो एज ऑफ नाउ दीज आर द बेसिक थिंग्स जो मैंने आपको बताई। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं कि व्हाट इज़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, क्योंकि मैंने एक दो क्वेश्चंस देखे हैं जिनका आंसर मैंने दिया है। एनीवन एल्स जिनको कुछ पूछना है स्लीप एपनिया का क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ टाइप करके मुझे पूछिए, बिकॉज आई कांट हियर एनीवन। जैसे समवन अगेन आई हैव ऑलरेडी एड्रेस दिस क्वेश्चन, किसी ने पूछा इज़ इट बेटर नॉट टू यूज़ द मशीन। मैंने वही बोला, सब चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। मशीन लाइफ लॉन्ग है, बहुत सारे पेशेंट्स देखा गया है कि 5 साल की स्टडी में ओनली 40% यूज़ द मशीन, 60% रिजेक्टेड। ओके, सो वो आपकी कंप्लाइंस पे है। दूसरा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबको मशीन सूट हो, ठीक है, मशीन सबको सूट नहीं होती है। इट्स नॉट कि आपने मशीन ले ली। और बहुत लोग पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको प्रेशर फील होता है, कई बार उनका स्लीप एपनिया बढ़ जाता है कि मशीन ऐसे स्ट्रक्चर को प्रेस करती है जो और स्लीप एपनिया कॉज होता है। कुछ पेशेंट्स में ये भी इशू है। तो एक मशीन, एक फुल प्रूफ, एक सिंगल ट्रीटमेंट एक्चुअली नहीं है। काफ़ी पेशेंट्स में इट इज़ फाइन, बट टॉलरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन मैंने देख रही हूँ कि डेंचर लगाने से स्लीप एपनिया बढ़ता है। नहीं, डेंचर लगाने से नहीं बढ़ता है। इनफैक्ट अगर आप डेंटल डिफॉर्मिटी करेक्ट करेंगे तो उसका चांस है कि वो कंट्रोल में रहेगा। तो डेंचर से आपके दूसरे प्रॉब्लम्स अगर हो रहे हैं, उसके कारण आपको सोते टाइम इशू हो रहा है, देन इट कैन ट्रिगर, बट डायरेक्टली डेंचर लगाने से नहीं बढ़ेगा वो। इट्स बेटर एक्चुअली, आप डेंटल डिफॉर्मिटीज़ करेक्ट करेंगे तो स्लीप एपनिया इम्प्रूव होने का ज़्यादा चांस है। एंड और कोई क्वेश्चन आप, एनीवन एल्स? मेडिसिन का एक और क्वेश्चन है जो मैंने पहले बताया कि एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो मेडिसिन।
जिसको उनके स्लीप एपनिया के साथ थायराइड प्रॉब्लम है वो अपना एंटी थायराइड मेडिकेशन लेते रहें, क्योंकि उसके और स्लीप एपनिया के सिम्टम्स काफ़ी कॉमन होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और स्लीप एपनिया। तो एक वो चीज़ है। एंड इफ़ देर आर नो मोर क्वेश्चंस, आई होप आप लोग को कुछ आइडिया लगा होगा इस छोटे टॉक से कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी रोज़ की लाइफ में हु इज़ हैविंग स्लीप एपनिया और नॉट, एंड गो टू द राइट पर्सन फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है, सो आई होप, आई डोंट नो इफ आई कैन क्लोज दिस और एनी वन मोर क्वेश्चन शुड बी वेट। सो आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर विनीत जैन, जिनके कारण उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया, एंड मैं कोटा उनके हॉस्पिटल में भी गई हूँ, बहुत अच्छा सेटअप है और वो बहुत स्लीप का वर्क कर रहे हैं, एंड ही हैज़ ऑल द इक्विपमेंट्स। तो आई होप आप कोटा वाले स्पेशली लोग जो आप लोग को अगर स्लीप इश्यूज़ हैं तो यू आर लकी टू हैव हिम देयर एंड हु इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट विद दिस। और कुछ कभी आपको प्रॉब्लम है, आप इधर मुंबई आना है, आप यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे। सो वील बी इन टच, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन, एंड आई होप इट हेल्प्ड यू a lot. Thank you so much, and thank you Mr. Pavit also for arranging this. Okay, bye.